देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रियासत और सियासत, निगरान की दौड़ और मौशी मोड़, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये कानून अगर मंजूर हो गया, ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। इस बिल के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जा रही है। उसका निशाना ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। जिस तरह धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया, ये है वो जुल्म इस मुल्क के साथ जो हुआ। और इस हमाम में सब नंगे हैं, बिल्कुल मुझ समेत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। रियासत और सियासत लाजिम व मंजूम हैं। सियासत रियासत में हो तो ठीक होती है, सियासत रियासत के लिए हो तो भी ठीक होती है, और सियासत रियासत के साथ साथ हो तो भी ठीक होती है। लेकिन अगर सियासत रियासत पर हो तो नुकसान करती है, सियासत रियासत के खिलाफ हो तो भी नुकसान करती है, और अगर रियासत ही सियासत में पड़ जाए तो सालों की तबाही और नुकसान दोनों में हो जाता है। ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सियासत की आखिरी दो किस्में ही पाई जाती हैं। इस मुल्क में कोई बड़ी सियासी जमात ऐसी नहीं जो हुक्मरान न रही हो, कोई ऐसा सियासतदान नहीं जो इक्तदार में ना आया हो। हर किसी ने रियासत पर हुकूमत कर ली, सियासत कर ली, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि मुल्क ऊपर क्यों नहीं गया? मुल्क तो वहीं रहा या मजीद नीचे गया, और इस मुल्क पर सियासत करने वाले ऊपर से ऊपर जाते रहे, ओहदों में ऊपर, मेयार जिंदगी में ऊपर, दौलत में ऊपर, जायदादों में ऊपर, और इतना ऊपर कि सियासत सिर्फ अमीर का मशगला बन गई, उसकी जरूरत बन गई। सियासत अमीर की दौलत में इजाफे का बहाना बन गई। ये लोग अमीर और मुल्क गरीब होता चला गया। 90 की दहाई में सियासत के नाम पर महलाती साजिशों का उरूज रहा। 10 सालों में 4 बार हुकूमत बदली, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि मुल्क ऊपर क्यों नहीं गया? नई सदी का आगाज हुआ तो मुल्क में जमहूरियत का बिस्तर गोल और आमरीयत पैर फैलाए खड़ी थी। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदला, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि मुल्क आखिर ऊपर क्यों नहीं गया? जनरल मुशर्रफ गए और पीपल्स पार्टी आ गई। पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, महंगाई बढ़ी और मईशत को रिवर्स गियर लग गया। बिजली की सूरत हाल ये हो गई कि लोड शेडिंग के दौरान कभी कभी बिजली आ भी जाती थी। फिर ये दौर भी गुजर गया, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि मुल्क ऊपर क्यों नहीं गया? 2018 में नून लीग आ गई, मुल्क में मौशी बेहतरी का तासुर आया, महंगाई की रफ्तार कम हुई, लेकिन बरामदात 5 साल एक ही जगह जामत रही, कर्जे बढ़े, करंट अकाउंट खसारे का पहाड़ खड़ा हुआ। जो ही हुकूमत गई, मईशत की बेहतरी का बबल जो था वो बस्ट हो गया, और नून लीग अपने दौर को मुल्क की तारीख का बेहतरीन दौर कहते कहते चली गई। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये मुल्क ऊपर क्यों नहीं गया? भाई, गुज़िश्ता 5 साल सिर्फ रियासत ही नहीं, सियासत के लिए भी तबाहकुन साबित हुए। इन 5 सालों में रियासत कहीं पीछे रह गई, बल्कि बहुत पीछे रह गई। हर तरफ सियासत ही सियासत हो गई। नफरत में डूबी हुई सियासत, इंतकाम में लिपटी हुई सियासत, एहतजाजों और लॉन्ग मार्च की सियासत, मुकदमात और गिरफ्तारियों की सियासत, सिर्फ और सिर्फ मफादात की सियासत, मईशत पर सियासत, रियासत पे सियासत, रियासती मफादात के खिलाफ सियासत, और सियासत की इस लड़ाई में शिकस्त हुई तो रियासत को नुकसान हुआ, तो भी रियासत का। पीटीआई इस मुल्क में तब्दीली की उम्मीद बनकर आई और मायूसी का इश्तहार बन के लौट गई। अब गुज़िश्ता 1.25 साल से पीडीएम अपनी सियासत कुर्बान करने और रियासत बचाने के दावे कर रही है, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि मुल्क ऊपर क्यों नहीं गया? अच्छा, ये मुल्क शायद इसलिए भी ऊपर नहीं गया कि वही लोग तो बार बार आते हैं। निज़ाम तो क्या बदलना है जनाब, यहाँ चेहरे भी नहीं बदलते, और अवाम भी इन्हीं लोगों को बार बार मौका देती है और फिर रोती है कि यहाँ अब अवाम का काम सिर्फ इस अशराफिया की नाअहलियाँ और करप्शन का बोझ उठाना और इनकी चोरियों का खमियाजा भुगतना ही रह गया है। इसी तरह का एक खमियाजा दहशतगर्दी का भी है। दहशतगर्दी ने भी मुल्क को ऊपर जाने से रोका। आज भी बाजोड़ में धमाके से बड़ा जानी नुकसान हुआ है। क्या दहशतगर्दी खत्म ना होने की वजह भी हमारी पॉलिसियों में तसलसल का ना होना है? आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इन इशूज़ पे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, और अपना एनालिसिस देने के लिए हमारे साथ अतहर काज़मी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपसे शुरू करते हैं सर। एक तो ये बाजोड़ में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और अब तक जो इतलात हैं उसमें ये कि 40 से ज़ायद जो अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं। और सर ये बाज़ ज़राए जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि शोदा की तादाद 80 से ज़ायद हो चुकी है। आपको याद है ना हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अभी कुछ अरसे पहले जमात इस्लामी जो है उनकी एक रैली पर भी ऐसा ही हमला हुआ था। तो सर ये जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है, ये इसकी आपको क्या वजूहात लग रही है? ये इतनी शदीद नौयत का हमला जो हुआ है ये क्या जाहिर करता है? मेरा ख्याल है जी कि मेरी तो बड़ी इसके बारे में सेटल ओपिनियन है। इस तरह की दहशत गर्दी जो है, जो कि स्पोरेडिक नहीं है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है जी। और बड़ी एक सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंटली ये जो एक 3, 4, 5, 6 महीनों से शुरू है या 1 साल से शुरू है, ये इंटरनेशनल बैकिंग के बगैर नहीं होती। और ये जहां भी होती है इसका पूरा एक निजाम चल रहा होता है, उससे वहीं से एक दूसरे से इसकी कड़ी मिलती हैं जी। मैं तो समझता हूं कि जब अमेरिका जो है अफगानिस्तान से निकला है तो ये कहना कि जी उसके बाद सब अच्छे की रिपोर्ट आनी थी, बिल्कुल नहीं आनी थी जी। उनका एक देखें, उन्होंने यहाँ पे इराक और अफगानिस्तान में ओवर $4 ट्रिलियन की उनकी यहाँ पे स्पेंडिंग है। लेकिन कोई पूछ सकता है क्यों हुई, क्या मकासद थे, अचीव हुए नहीं हुए, और ये ढोंग रचाया गया तो ओसामा बिन लादेन का और फिर अहमद अजवारी का और इस तरह की चीजों का आए, वो क्या मकासद थे और अलकायदा को खत्म करने आए थे, जो पता नहीं अलकायदा को क्या चीज थी जो कोई नहीं जानता था 9/11 से पहले उसको। और ये पता चला था कि अलकायदा वही उन्हीं लोगों पे बनी हुई है जो 80s में जो मुजाहिदीन जो है यहाँ पे जिनको दुनिया जहान के मुख्तलिफ ममालिक से बाकायदा ट्रेन करके, उनकी एजुकेशन करके, उनके जज्बा हुर्रियत, जज्बा इस्लामी को बाहर के लाया गया था, वही बाद में मंसूब कर दिया गया अलकायदा के साथ। तो मेरे नजदीक तो ये जो अमेरिका यहाँ से जो निकला है तो ये उसकी वो प्राइस है जो कि हमें फिर दोबारा पे, जब वो आया था तो भी हमने एक प्राइस पे की, निकला तो भी उसी प्राइस पे। ठीक है मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? 18 में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी थी, उसका खात्मा कर दिया था, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि एक बार फिर ये जो मजहबी जमातें हैं ये इसका निशाना है? और आप समझते हैं कि जो 2023 के इलेक्शन है और उसकी जो इंतखाबी मुहिम है ये उसके ऊपर हमला है? सर देखिए पारिस, ये मुझे 2013 का रिपीट लग रहा है और मुझे खदशा है, अल्लाह करे दुरुस्त ना हो, और खदशा भी है और ख़तरा भी है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं जी, उसमें भी हमें 2013 का कहीं रिपीट नजर ना आए। 2013 में जो जमातें टारगेट हुई थी, ANP और पीपल्स पार्टी, बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी हुई थी जी जी। और अगर इस वक्त सूरत हाल बनती है तो मुस्लिम लीग नून भी प्राइम टारगेट हो सकती है, JUI भी हो सकती है। अच्छा, JUI मुसलसल टारगेट रही है, बिल्कुल इसकी अलग डायनेमिक्स हैं और इसकी बुनियादी डायनेमिक्स ये हैं कि जो ग्रुप इस तरह के हैं जो इन्वॉल्व हैं, वो ग्रुप्स जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ही खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या वेस्टर्न डेमोक्रेसी को वो सपोर्ट नहीं करते। सर लेकिन देखें नजरियाती तौर पे ये जिन ग्रुप्स की आप बात, JUIF के करीब लगते हैं, और देखें मौलाना साहब पे अब तक कोई 4 इस तरह के हमले हो चुके हैं दहशतगर्दी के, लेकिन वो उनकी जो हार्डलाइन पॉलिटिक्स है ना, वो मुख्तलिफ है और हार्डलाइन पॉलिटिक्स में जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स रहे हैं और अलकायदा या तहरीक तालिबान, ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें 9/11 के बाद ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन दहशतगर्दी 9/11 से पहले की है। दहशतगर्दी जो है वो 90s और 80s में शुरू हुई और 80s की में उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दहशतगर्दी जब भी थी उस वक्त प्रॉक्सी वॉर्स होती थी यहाँ ईरानियन ग्रुप्स के दरमियान। उसके बाद 90s में जब बेनज़ीर भुट्टो की जो सबसे बड़ा मेजर सुसाइड ब्लास्ट हुआ था, वो हुआ था मिस्र के सफारत खाने में 94 या 95 में, और वो हुआ इस वजह से था क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने अक़वानुल मुस्लिमीन के कोई 200-250 लोग गिरफ्तार करके इजिप्ट के हवाले किए थे। तो आपके यहाँ जो टेंडेंसीज है, अब इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? 2018 में भी हमने 2013 से बल्कि 2008 से 2013 तक बड़ा कामयाब ऑपरेशन किए, सब कुछ,
लेकिन हम रूट कॉज नहीं खत्म कर सके। हम वो इंतहा के रूट जो हैं उसको नहीं खत्म कर सके। हम रिफॉर्म्स जो हमने नेशनल एक्शन प्लान के जरिए करनी थी उसको हम नहीं कर सके। हमारे यहाँ जो है वो जिस तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी वो हम नहीं कर सके। सर आप ठीक कह रहे हैं, वो रिफॉर्म्स नहीं कर सके, लेकिन जो कानून साजी स्पीड में हो रही है, जरा मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी। मैं अत्थर से इस पे एक कमेंट ले लूं। अभी जो मज़हर साहब बात कर रहे हैं कि रूट कॉज का इशू है, आपके ख्याल में ये कोताही कहाँ पर हुई है जिसकी वजह से अब ये फिर हमले हो रहे हैं, या आप समझते हैं ये कोई बड़ा कोई ग्रैंड प्लान भी हो सकता है? देखिए ऑब्वियसली आप अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, यहाँ पे इंसानी तारीख का, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, इंसानी तारीख का मजबूत तरीन फौजी इत्तेहाद 20 साल तक अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। क्या वो काबू कर सका वहाँ पे चीज़ों को? वो जिस तरीके से निकले, उनको ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार है, या पाकिस्तान से उनको गिले शिकवे भी थे, तो वो जिस तरीके से गए उसका फॉल आउट तो होगा, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के ऊपर होगा। और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से जो बाखबर हल्के वो वार्निंग भी देते रहे, कहते रहे कि इस तरह के मसाइल होंगे। तो मुझे ये उसका फॉल आउट लग रहा है। और उसके साथ साथ खित्ते के अंदर आपको पता है जिस किस्म के मसाइल हैं, चाइना हो जाए, भारत हो जाए, अमेरिका का किरदार हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां जिसका ब्रंट पाकिस्तान को सीपैक टारगेट हो सकता है। सीपैक टारगेट है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। लेकिन इसमें हमारा अपने भी मसाइल हैं, अपने इश्यूज भी हैं। हमने किस तरीके से, इसलिए कि हम तो अर्ली 2000 से 20-22 साल से हम सुन रहे हैं कि वहां पे ऑपरेशन हुआ, सब कुछ खत्म हो गया मुशर्रफ साहब के जमाने से, तो कहीं ना कोई मसाइल है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जोरे बाजू से ये मसला हल नहीं होगा, इसमें आपको पॉलिटिकल जो आपकी विल है वो भी चाहिए। वहाँ पे लोकल ग्राउंड पे लोग जो हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको भी एंगेज करना पड़ेगा। तो एक मल्टी प्रोन किस्म की स्ट्रेटेजी है, अलर्ट रहने की भी जरूरत है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिजुल्ला नियाज़ी साहब कुछ और इश्यूज भी शामिल कर लेते हैं। सर आप उन लोगों में से हैं जो कहते थे कि हुकूमत अक्टूबर या नवंबर से पहले तो घर नहीं जाएगी, तो चलेंगे पेशन गोई जो आपने की यहाँ तक तो आपकी दुरुस्त पेशन गोई साबित हो गई है सर। लेकिन अब सवाल ये है नियाज़ी साहब कि अब अक्टूबर के नवंबर के बाद क्या होगा सर? क्या इलेक्शंस होंगे या निगरान ही हर चीज की निगरानी करते रहेंगे फिर? पारस, मुझे जो है ना, जो सबसे ज्यादा आपके प्रोग्राम में मेरी जो प्रिडिक्शंस हुई हैं, जी सर, मैं कहा यही आप ही के प्रोग्राम में बताया था काफी अर्सा पहले, 2-3 साल पहले, कि इमरान खान साहब जब इनको टकरेंगे तो इनको लग पता जाएगा। और उस वक्त ये बातें नशर करनी बड़ा मुश्किल थी। बहरहाल आपकी हिम्मत थी कि आपने नशर कर दी, मैं आपका बल्कि शुक्रिया। सर आपको याद है आपने ये भी कहा था कि या इमरान या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेंगे, या इमरान खान रहेंगे। याद है ये आप कहा था जी जी, कि मैंने कहा जी कि तब भी कहा था शुरू में, मैंने कहा जी 6 महीने में या ये नहीं होगा या वो एक इनमें से नहीं होगा। तो 12 तहरीक इंसाफ वाले बेचारे तरकाजी साहब भी उनसे सुनते होंगे, वो तो ये समझ बैठे थे कि इस दफा एस्टैब्लिशमेंट को पहली दफा शायद रास्ता देना पड़े। तो खैर अपनी अपनी सहूलत है। नहीं, मैं हमेशा ये कहता था, मैंने कहा जी कोई आप चाहे मुस्लिम नून इनफैक्ट तुल गई थी 2 दफा इलेक्शन देने पर, मैंने कहा चाहेंगे भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि देखें चीजों ने अपने तरीके से चलना होता है, कोई हालात का जबर होता है, उस जबर के आगे कई चीजें आप चाहते हैं और वो वैसे आपके खिलाफ जाना था उन्होंने, लेकिन आपके फेवर में चली जाती है कि आपकी अपनी जो मसलन शहबाज शरीफ साहब 29 मई को इस्तीफा देकर स्टेप डाउन कर रहे थे पिछले साल, वो नहीं कर सके तो उनके हक में चला गया। मतलब जितना उनका उससे बुरा हाल हो रहा था, शायद उससे उस तरह इस तरह ना हो, क्योंकि अब एक स्पेस बन रही है तहरीक इंसाफ का। अपेरेंटली लगता ही है कि वो इलेक्शन के सीन में नहीं है। अच्छा, तो मेरा ख्याल तब भी था कि अक्टूबर या नवंबर में होंगे, और अब मुझे लगता है कि इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन नवंबर में तो उन्होंने कराने थे, चूंकि इमरान खान साहब का 9 मई के बाद जमीनी हकायक कुछ तब्दील हुए हैं, तो शायद 2-4 महीने आगे पीछे हो जाए। कोई कराना मसला नहीं है। सर आप कह रहे हैं इलेक्शन नवंबर में हो, 2-4 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन नियाज़ी साहब हाम भी है ना बीच में, तो क्या इसकी वजह वो इख्तियारात तो नहीं है जो निगरान हुकूमत को मुस्लिम लीग नून देना चाह रही थी, और वो तो लामहदूद इख्तियारात देना चाह रही थी, लेकिन इत्तेहादियों ने शोर मचाया, एहतजाज किया, तो उन्होंने महदूद इख्तियार कर दिए। चूंकि ज़ाहिर एक निगरान हुकूमत जो 3 माह के लिए आए, जो 90 दिन के लिए आए, उसे इतने इख्तियारात देने की क्या जरूरत है? और सर ये स्पीड तो देखें कानून साजी की नियाज़ी साहब, ये शहबाज स्पीड लगी हुई है इस कानून साजी को, ये बिला वजह है या इसके पीछे कोई डर खौफ भी है? मेरा ख्याल है कि डर खौफ से कई चीजें मिक्स हैं। कुछ चीजों में तो ये
ये ऐसे चल रहे होंगे कि इन्होंने अपनी चीजें कर रहे होंगे ताकि कोई बुलवाक बना सके, एहतियाती ऐसे पुश्ते बना सकें कि एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई ऐसा काम करना चाहे जिसमें ये अंडरमाइन हो सियासी जमातें तो ना हो सकें। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके लिए भी स्पेस पैदा की जा रही है। अच्छा, कुछ भी कर लें, इनका अभी तक ये ख्याल है कि निगरान हुकूमत वो अपनी मर्जी के लाए और शायद पहली निगरान हुकूमत हो जो एस्टेब्लिशमेंट के असर सूख से पाक हो। ये होगा नहीं, ये ऐसे होगा जैसे इमरान खान साहब। आप एक और बात कहते हैं, आप ये कहते हैं कि के हवाले से इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में नाराजगी है, एतमाद का फुकदान है, तो इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि अभी तक निगरान वजीर आजम का नाम सामने नहीं आ सका। और ये जो आप कह रहे हैं अदम एतमाद है दोनों में, सर ये कितनी संगीन नौयत का है और क्या खत्म होने का कोई चांस है इसके? असल में जो इस्तेकाम पार्टी बनी है ना, वो अदम इस्तेकाम पैदा कर गई है। अच्छा, वो इस्तेकाम लाने की वजह अदम इस्तेकाम पैदा कर गई कि उसने बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं। ठीक, वो उसने ना सिर्फ डाउट क्रिएट किए बल्कि सियासी जमातों को थोड़ा सा लेट डाउन भी हुए हैं। एक तो जरदारी साहब बड़े करोफर से लाहौर पहुंचे थे और उन्हें ऑलमोस्ट रोजाना की बुनियाद पे 3-4 उधर पीटीए वाले थे और जरदारी साहब को रिसीव कर रहे थे। लेकिन जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी वो सारे वापस उधर चले गए। तो इन्होंने जो है लेट डाउन फील किया। फिर साथ इनको अंदाजा हुआ कि कोई एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा बंदा ना ले आए तो या अगर इलेक्शन 3-4 महीने पोस्टपोन हो तो बंदा इनका हो कुछ ऐसा। इनसे मुराद है कि एस्टेब्लिशमेंट के असर सूख में ना हो, जो होगा नहीं, जो भी आएगा एस्टेब्लिशमेंट असर सूख में होगा। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मुस्लिम नून को ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा जो टिल्ट है या उनकी जो डिसीजन है वो मुस्लिम नून के बारे में यकसू है। वो मुझे लगता ही है कि वो इक़्तिदार जो है जो कि इस दफा बंदर बांट होनी है, उनके जूतियों में दाल बननी है और सीट्स जो है एस्टेब्लिशमेंट ने बांटनी है। चूचू का मुरब्बा नहीं, ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। फिर आप ये देख रहे हैं ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे। ठीक नहीं, जूतों में दाल बटेगी। चूचू का मुरब्बा तो खैर बने वो तो या ना बने, लेकिन ये कि उन्होंने सीट जितनों को मिलनी है ना वो बेस बुनियादी एलोकेशन के तहरीक इंसाफ अगर फर्ज किया नहीं है इलेक्शन में, जिसका मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लगड़ बुगड़ तहरीक इंसाफ होगी या नहीं होगी। इमरान खान साहब तो बिल्कुल ही नहीं है अगले इलेक्शन। मैं जरा आगे ये पूछती हूँ कि आपने 2 दफा कहा और आप यही तज्जिया कर रहे हैं कि आई भी नहीं होंगे और उनकी जमात भी नहीं होगी, लेकिन मजहर अब्बास साहब, न्याजी साहब कह रहे हैं कि अब उन्हें लगता है कि नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे या फिर 1-2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपने कॉलम लिखा इलेक्शन कब और कैसे होंगे, तो लग रहा है कि आपको भी इलेक्शन के इनेकाद पे शक है सर। और फिर आपने ये मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों जैसे बहानों का भी जिक्र किया है। तो जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं इस तरह के शकूक व शुबात जो है मजहर साहब, वो क्यों पैदा हो जाते हैं और इस वक्त आपके जो शुबात हैं उसकी वजह क्या है? क्या वो भी वो सेक्शन 230 में तरमीम ही हैं? नहीं, कोई तरमीम वगैरह नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा इंजीनियर्ड होते हैं और इस मरतबा भी इंजीनियर्ड होंगे। आप थोड़ा सा और न्याजी साहब से बात करती हैं तो ये आपको रिजल्ट भी बता सकते हैं। और ये जो सूरत हाल है ये आप 2018 में भी जो थे, 2013 में भी हमारे यहाँ इलेक्शंस का यही पैटर्न रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ वो एक जो इंडिपेंडेंट और आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे का तस्वुर है वो हमने कभी कायम नहीं करने दिया। इलेक्शन कमीशन अगर इस मुल्क में सही मानों में आज़ाद और खुद मुख्तार हो तो आपको निगरान सेटअप की ज़रूरत ही ना हो। बिल्कुल, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएं और जो एक निगरान के इख्तियारात होते हैं वो बरकरार रहें, ये गवर्नमेंट चलती रहे, बाकी सारा इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन के पास हो। जी, तो ये तो आइडियल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान दुनिया में ऐसे ही होता है। जी, पाकिस्तान में ये नहीं होता और हमारी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जो अनसर्टेनिटी है वो पाकिस्तान में वाहिद सर्टेनिटी है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त आपको कोई यकीनी सूरत हाल नज़र नहीं आती। आपको पाकिस्तान में हमेशा एक गैर यकीनी सूरत हाल नज़र आती है और इसीलिए इफ़ और बट्स हमारे यहाँ रहते हैं। कोई भी अब हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना कैटेगोरिकल लिखा हुआ है उसके लिहाज से तो ये डाउट ही नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत ही अच्छा हो कि हम तारीख मुकर्रर कर दें। जिस तरह अमेरिका में 4 नवंबर को और 4-5 साल बाद 4 नवंबर होता है ना, पीछे होता है। बिल्कुल ना होता। तो आप क्या भी ये हो सकता है अगर विल हो
लेकिन सर आप तो अपने आर्टिकल में हमें ये बता रहे हैं मजहर अब्बास साहब कि आप रजिस्टर का भी जिक्र कर रहे हैं, और आपने ये कहा कि वो जो रजिस्टर है उसमें अच्छे और बुरे नामों की फहरिस्त बनी हुई है, और अब उसमें ये तय करना है कि कौन से जो शख्सियात हैं वो किन ओहदों के लिए मौजू हैं। तो और आप ये भी बता रहे हैं कि अब रिपोर्ट्स भी मंगवाई जा रही हैं, इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, तो क्या हम ये समझे कि वो रजिस्टर अब खुल चुका है सर, और या खुलने का इम्कान है, और वो मुबैना नाम कौन है, या हो सकता है मजहर अब्बास साहब कोई सियासतदान, कोई साबिक जज या ब्यूरोक्रेट? पारस, ये जो स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह होते हैं जी, ये जो आप देखती है ना कि गवर्नर हाउस में मुअज़्ज़िज़ शहरियों या ऐवान सदर या ऐवान वज़ीर आज़म, तो इनके यहाँ एक मुअज़्ज़िज़ शहरियों के रजिस्टर्ड होते हैं जो उनके क्राइटेरिया पे या उनकी डेफिनेशन पे मुअज़्ज़िज़ शहरी होते हैं जी। और इसी तरीके से ये रजिस्टर्स जो हैं इसके अंदर वजूहात भी लिखी होती हैं, उसमें ये भी लिखा होता है कि ये मुअज़्ज़िज़ शहरी जो है वो क्यों है मुअज़्ज़िज़ शहरी, और ये जो नापसंदीदा शख्स है वो क्यों है, नापसंदीदा क्यों है शख्स नापसंदीदा, तो एक लंबी फहरिस्त होती है। और जब ये निगरान सेटअप वगैरह बनते हैं तो उन्हीं में से लोगों को पिक एंड चूज किया जाता है। इस रजिस्टर में क्या नाम अभी भी है या उस पर क्रॉस लग गया है? क्योंकि आपने एक ट्वीट में ये भी कहा ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक नाम के ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं और वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ, ये तो मुझे मेरी इत्तला तो ये कि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन ये कि जाहिर है ये चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि बीच में इसमें, क्योंकि ये प्योरली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं होगा जी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर किसी एक नाम पर मुत्तफिक हैं और JUI और दीगर जमातों ने अगर ऑब्जेक्शन कर लिया तो फिर प्रॉब्लम है। और सर PTI से मुशावरत की जरूरत है, क्योंकि अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो उसकी क्या फिर क्रेडिबिलिटी होगी? PTI से इस पर मुशावरत की जरूरत आप समझते हैं मजहर अब्बास साहब है या नहीं? नहीं भारत, देखिए जो हो सकता है कि जिस शख्स को हम में से कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा वो कोई सरप्राइज नाम लेकर आ जाए और उस पे अड़ जाए कि किसी नाम को, वो हमारे कायदे इख्तलाफ हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई सर उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उनका उनको तो यही नहीं पता। और अगर वो नाम पे कोई मसला होता है और एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। हमने 2013 में भी देखा था कि पीपल्स पार्टी और नून में इत्तेफाक नहीं हुआ था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था जी सर ठीक। लेकिन ये इस चीज के इम्कानात, क्योंकि जो सूरत हाल लग रही है कॉन्स्टिट्यूशनली तो नवंबर से आगे जाना नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब और KP की केयर टेकर गवर्नमेंट भी आज तक चल रही हैं, इलेक्शन भी वहाँ नहीं हुए, तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको साइड में रख दिया गया है जी। बाकी अरेंजमेंट जो है वो किए जा रहे हैं, अब इलेक्शन नवंबर में हो या मार्च में हो, ठीक है, ये देखना है। अच्छा अतर मैं इलेक्शन पे, लेकिन आप ना अक्सर पार्लियामेंट को और जो सियासतदान हैं उन पर तनकीद भी करते हैं और तंज भी करते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप देखें ना कि एक घंटे में वो कोई 29 बिल जो हैं वो पास करा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। जब कोरम पूरा नहीं होता ना तो भी ये बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो तनकीद करना इन पे बनता है। और ये जिस कानून साजी जिस रफ्तार से हो रही है, शहबाज स्पीड से, उसकी क्या वजह लगती है? एक तो छोटी सी मैं यहाँ पे गिला भी कर दूँ कि मजहर साहब ने पूरा कॉलम लिख दिया, रजिस्टर का जिक्र भी कर दिया, और एक छोटे भाई का नाम नहीं लिखा कि अतर काज़मी का नाम भी आ रहा है, तो कहीं जिक्र कर देते तो हो सकता है कि मेरा भी निगरान सेटअप में कोई गुंजाइश बन जाती। बस हजारों ख्वाहिशें ऐसी पे दम निकले। देखिए गैर पसंदीदा इनकार करते ना फिर। अच्छा ये अतर इनकार करते जी नहीं और था नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ सर, अगर आपकी तरफ से नाम आएगा तो मैं इनकार नहीं करूंगा। कौन से वजीर बनना चाहेंगे आप अगर कंसिडर किया जाए तो? देखिए इधर जो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर जो भी वजीर हो चाहे वजीर आजम हो, उसने कौन सा काम करना होता है? नहीं अब तो बड़े इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ऐसा ना नहीं वो देखें, जब मुंतखब हुकूमत अपने इख्तियारात निगरानों को दे रही है तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस सिस्टम का क्या है। ये जो बात मैं अक्सर करता हूँ, अक्सर जगहों पर कहता हूँ जी मेरा नाम भी डाल दें, ये इसलिए कहता हूँ कि क्या ये मजाक है, इज दिस अ जोक कि हम लोग इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, आइन के साथ क्या कर रहे हैं। जो मजहर साहब ने अपने कॉलम में लिखा, मैंने भी उनको कॉलम पढ़ा, बिल्कुल सही बातें लिखी, ये हकीकत है। लेकिन क्या एक मुल्क जिसमें आइन है और कानून है उसमें ऐसा होना चाहिए?
या फिर आइन के अंदर एक वाज़ेह तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। 2013 में यही नून लीग थी जो कह रही थी कि मजीद इख्तियारात कम कर दो निगरानों के, और अब आप देखें लामहदूद इख्तियारात देने की इन्होंने बिल तैयार कर लिया था। इन्होंने तो देखें वोट को इज्जत दिलवानी थी। इन्होंने तो ये पिछली गवर्नमेंट में गिला क्या था कि हाइब्रिड निजाम है और हम आएंगे तो हम ये करेंगे। अब आपको कुछ नजर आता है ना, कोई सहाफी दोस्त उस पर गिला करता है कि हाइब्रिड निजाम है या ये चल रहा है या वो चल रहा है, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। वोट को इज्जत दो का बयानिया किधर गया? कहां पे वो जो आपको नजर आते थे मियां साहब की बहुत ज्यादा नजरियात या मरियम बीबी के या दीगर दोस्तों के, आप बिलावल साहब की तकारीर उठा लें। अब जो वजीर दिफा ने कहा है इससे बड़ा इल्जाम कुछ हो सकता है आप इदारों के ऊपर? अब ये कहते हैं कि जनाब वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो है उनको डिसरिप्यूट में लाते हैं। आपने तो नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इसको क्या जरूरत है इस किस्म की बात करने की कि जब बहस जो है वो सियासी मैदान के अंदर है, इलेक्शंस आने वाले हैं, आप बहस को दोबारा उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर ये काम करते हैं वैसे। जी, अब ये क्या मकसद है कि इस मौके के ऊपर आप जो है बहस सारी उस तरफ लेके जा रहे हैं? इलेक्शंस पे होने पे कोई शक है वक्त पे? बिल्कुल है जी, इसलिए है कि दो सूबों के अंदर नहीं हुए। देखिए आपका क्या है, आपकी आइन है और आपकी अदलिया है। आइन के अंदर चीजें लिखी हुई हैं कि आपने इलेक्शंस करवाने, ये काम करना है। आइन पे अमल दरामद नहीं होगा तो अदलिया हुक्म देती है। तो इन दोनों ने तो दोनों वो ब्रिजेस क्रॉस कर तो नहीं अगर होते तो फायदा किसको होगा? इस हुकूमत को होगा इलेक्शंस वक्त पे ना होने का? ऑब्वियसली इनको होगा। इसलिए कि इनको पता है कि इनको शिकस्त नजर आ रही है। नहीं, देखें अगर कौमी असेंबली की मुद्दत में इजाफा होता है तो आप कह सकते हैं कि इनको फायदा होगा, उसका फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर निगरान सेटअप की मुद्दत में इजाफा होता है तो फिर इन हुक्मरानों को क्या उसका फायदा होगा? इनको ये फायदा है, ये सोच रहे हैं कि इस वक्त जो वेव चली हुई है तहरीके इंसाफ की, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, ये जमीन आसमान का जोर लगा लें, ये उनसे नहीं जीत सकते। ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या जीत सकते हैं? क्या ये सेंटर में इनमें से एक भी ऐसी जमात है जो हुकूमत बना सकती है? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में 10 सीटें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 10 सीटें ले सकती है? क्या नून लीग सिंध में 10 सीटें ले सकती है? इस वक्त एक ही ऐसी जमात है जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बड़े पैमाने पर सीटें लेके सेंटर में हुकूमत बना सकती है, वो है तहरीके इंसाफ। आपको सुना है वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नामो निशान मिट जाएगा, नविश्ता दीवार है, यानी दीवार पे लिखा है। तो अतर आपको ऐसी कोई तहरीर नजर आ रही है? वो कह रहे हैं ना ये इलेक्शन में होंगे ना पीटीआई इलेक्शन में होगी, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान भी नहीं होगा। जी, मैं कल ही एक जगह पे देख रहा था, एक बंदा कह रहा था, आम शहरी से इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा कि बल्ले का निशान नहीं हुआ तो क्या? उन्होंने कहा हम अपना बल्ला बना के निशान लगा देंगे। इशू ये है कि क्या इस मुल्क में फिर 22-23 करोड़ अवाम नहीं रहेंगे? देखिए, अगर न्याजी साहब ये समझते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं तो मैं न्याजी साहब के पीछे हूं। मजहर साहब समझते हैं कि जरदारी साहब मकबूल तरीन लीडर हैं और वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, मैं उनके पीछे हूं। ऐसी बात तो नहीं है। ये दोनों शख्सियात मकबूलियत में या चेयरमैन तहरीके इंसाफ के करीब नहीं आते। तो फिर बहस तो ये होनी चाहिए ना कि वोटर खामोश है जो उनको वोट देना चाहता है इस वक्त में? नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं है। आप 24 में तेरे फिर नाम कट जाएगा। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को 24 घंटे का टाइम दें, बल्कि सिर्फ ये टीवी पे अनाउंस कर दें कि वो जा रहे हैं मीनारे पाकिस्तान। आप देखें अवाम कितनी आती है, और दूसरी तरफ पीडीएम वालों को 1 हफ्ते का टाइम दें अगर ये उतनी अवाम इकट्ठी कर सकें। कि अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते भी हैं तो बकौल चेयरमैन पीटीआई के मैं खंबों को टिकट दूंगा तो वो खंबे जीत जाएंगे इलेक्शन। देखें, जो भी होगा, इस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो जिसको टिकट देंगे वो जरूर जीतेगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। लेकिन उनको भी देखना है, चेयरमैन तहरीके इंसाफ को भी देखना है कि आपने बहस को सियासी मैदान में रखना है। अगर आप खामखा इदारों के ऊपर चढ़ाई करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, तो आपको नुकसान होगा जो आपने पहले भी उठाया। चलें, ठीक है, इसका जवाब न्याय साहब जरा मैं आपसे लूंगी, और आगे जरा जो मुकदमात हैं उन पे भी मैं चाहूंगी कि आप तीनों अपनी राय जरूर दें। लेकिन ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा न्याजी साहब, एक तो ये जो साइफर का मुकदमा है, इसमें आजम खान का जो बयान है उसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, मंगल को चेयरमैन पीटीआई की एफआईए के सामने पेशी है इसी मुकदमे में, और आपने ये दावा किया कि इसमें ऐसे ऐसे वादा माफ गवाह सामने आएंगे जिनका नाम सुन के इमरान खान जो हैं या चेयरमैन पीटीआई कह लें कि वो चारों खाने चित हो जाएंगे और खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे। तो जरा हमें भी तो बताएं ना कि ये ऐसे कौन से खतरनाक वादा माफ गवाह सामने आ रहे हैं, किसकी तरफ आपका इशारा है सर? इशारा तो मेरे मजहर साहब की तरफ था, लेकिन मुझे लगता है कि मजहर साहब अब हिम्मत नहीं रही, तो इसलिए, और फिर अत्तर काज़मी भी कोई इम्कान नहीं किसी दिन भी ये मुका कर ले। भाई इसकी कीमत सुना बहुत भारी है, वो अब पता नहीं कैसे कोई क्या अदा करेगा। तो इसलिए इन दो में से किसी एक को तलाश कर लें। ये अगर आपको छोटे नजर आए ना तो फिर मेरे से आगे बात करें।
सर कोई घर से मैंने भी... ये कहा है कि जो जी मैंने साइफर में नहीं कहा, मैंने कहा जी वादा माफ गवाह जो है इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसे आएंगे जो उनको सरप्राइज कर जाएंगे। ठीक। और जाहिर है कि मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो कोई घर से भी गवाही आ सकती है। नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं बिल्कुल, मुझे कोई पता नहीं है इस बारे में। आप जो है ना ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है इसके लिए मदर साहब आपके मुकाबले के बैठे हैं, वो भी सारी वो रिपोर्टिंग भी की है और दानिशवरी भी की है। मदर साहब से तो हम सीखते हैं। दोनों चीजें कॉमन है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो उधर आपकी तवज्जो दिलाई है कि उस्ताद बैठे हैं उनसे सीखें। मेरे ऊपर ना इस तरह की ताबड़ तोड़ हमले करें, मुझे थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है। या तरकाजी साहब निकल आएंगे और सीधा लाहौर पहुंच के, और इन्होंने इनकी बड़ी नरम तबीयत है, इनको भी गुस्सा आ जाएगा। देखिए क्राइसिस ये है कि ये जो चीज है ना, ये जैसे अतर कह रहे थे जी, इनका बड़ा जायज बात है कि जी पॉपुलर को आज नवाज शरीफ है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं कि पॉपुलर तो इमरान खान भी नहीं था। 2021 में कहां था? कौन पॉपुलर था? कौन इलेक्शन जीत रहा था? नवाज शरीफ। हुकूमत किसके पास थी? 2018 में कौन पॉपुलर था? नवाज शरीफ या इमरान खान? 1977 में कौन पॉपुलर था? जुल्फिकार भुट्टो या मैं? फिर उसके बाद छोड़े 7 दिसंबर 1970 के जो इंतखाबात हुए थे, किसने वाज़े मार्जिन के साथ पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन जीते थे? उसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। क्या हुकूमत ले सका था? ये एक हमारे दोस्त सोहेल वैसी साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, उन्हीं का फिक्र है, बड़ा इस्तेमाल में है और मैसिव इस्तेमाल में, क्योंकि फिक्र बड़ा खूबसूरत है कि मकबूलियत के साथ कबूलियत चाहिए जी। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा तो उनका नाम लेना जरूरी है। ये फिक्र उनका है। ये असल में जो कबूलियत है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये पहले अनाउंस कर देते हैं कि नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन में नहीं है, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ काम होता है। ठीक, देखें जब मैं कहता था तो मैं 29 नवंबर 2022 से रिवर्स इंजीनियरिंग करता था। यही जियो में ये मदरसा मेरे साथ बैठे थे, ये दिसंबर जनवरी में हमने स्पेकुलेशन शुरू कर दी थी कि जी क्या बनेगा। हकीकत है कि मेरे साथी जो है वो उस वक्त उनका ख्याल था कि ये नामुमकिन होगा अपोजिशन के लिए। मैं कहता था इसके अलावा चारा ही नहीं है कि मैं डिस्क्लेमर देता था कि मेरा डिस्क्लेमर ले लें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लानी चाहिए, जो बर्बाद कर देगी नवाज शरीफ साहब की सियासत को। लेकिन ये लाएंगे, वो कामयाब होगी। और उसके बाद ये बात निकलते ही मेरे 13 अप्रैल को वीलॉग था कि जो सियासत मुस्लिम लीग नून की दफन हो गई थी, इमरान साहब की सियासत को चार लगे थे, जिंदा जावेद हो गई थी, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। तो सियासत के अंदर इलेक्शन नहीं थे, क्योंकि वो सियासत आई थी जिनके खिलाफ उन्होंने अपने नैरेटिव पॉपुलर बनाया था, ये उनको ये पॉपुलैरिटी मिली थी, वो इसका स्पेस नहीं दिया करते हार के। और जो कई दफा को बता हो चुका है नहीं होना चाहिए, और इससे पाकिस्तान को फिर नफा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। आपने सारी बातें बता दी, कर रहे ये तो वो चीज है जो, लेकिन आपने वो वादा मुझे मैंने सवाल किया ना उसको आप गोल कर गए, और आपने कहा मजहर अब्बास साहब से पूछ लो, तो मजहर अब्बास साहब वो पायरस है। अच्छा, मैं हूँ मजहर अब्बास साहब, आप बताइए सर कि क्या करूं आपके ख्याल में ऐसे नहीं सर, आपने ये कहा तो मैंने कहा जरा हमें पता तो लगे ना वो कौन हो सकते हैं। कोई घर से गवाही आ सकती है, कौन ऐसा सुल्तानी गवाह आ सकता है जिसको देख के आप कह रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों खाने चित हो जाएंगे। मजहर अब्बास साहब आप कुछ ऐसे, आपको लगता है कोई ऐसे गवाहान सामने आ सकते हैं जिसको देख के चेयरमैन पीटीआई की ये हालत हो जाए? और दूसरा सर, ये जो वादा माफ गवाह होते हैं इनकी अखलाकी अहमियत क्या होती है सर, और ये कितना खतरनाक केस है आपके ख्याल में चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए पारस वादा माफ गवाह जो है वो इमरान खान के केस में सिर्फ एक हो सकते हैं, और वो हफीजुल्लाह न्याजी। इसलिए कि वो उनसे करीब तरीन है, रिश्तेदारी भी लगती है, वैसे भी करीब हैं, घर के भी हैं। पीटीआई को ग्रो होते हुए भी उन्होंने देखा है, उनके साथ रहे हैं 2011 तक। उनकी जगह इसी को जेल में मदर साहब ने कि उसकी जगह हफीजुल्लाह न्याजी को जेल में डालें, बल्कि फांसी का भी फंदा देख ले, हो सकता है मेरी गर्दन को। नहीं सर, खुदा न खास्ता फैसला होगा। मजहर अब्बास साहब, मैं आपकी बात से ये समझूं कि फिर चेयरमैन पीटीआई के बचने का नहीं है फिर। देखिए वादा माफ गवाह की अहमियत होती है, डिपेंड के केस क्या है। ठीक। और केस में वो किस हद तक वो खुद इन्वॉल्व है।
इसलिए कि अप्रूवर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो पूरे एक्शन में, जिस एक्शन में उसे या जिस केस में उसे वादा माफ गवाह बनाया जा रहा हो, उस केस में वो खुद पूरी तरह इन्वॉल्व हो। ठीक। और इसीलिए वो पार्डन जो है वो अपने आप के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो करता है। जो भी प्रोसिक्यूशन है उसके साथ ये एग्रीमेंट करता है कि मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगा, लेकिन वो गवाही जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स पर मुनहसर होनी चाहिए जी, कि वो उसका क्रॉस एग्जामिन भी होता है। खैर हमारे यहाँ अप्रूवर्स के और भी हमने देखे हैं अप्रूवर्स जिस तरह बने हैं, लेकिन इस केस में आई डाउट के अप्रूवर कौन होगा। मुझे देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के चेयरमैन के केस में, यानी केस के कौन से होंगे, तोशा खाने में कौन अप्रूवर होगा। फॉरेन फंडिंग केस में जाहिर अप्रूवर की नहीं, वो तो केस मुख्तलिफ है। या 9 मई के केस में कौन अप्रूवर होगा। अप्रूवर के क्या माने? अप्रूवर के माने ये हुए, अगर 9 मई का वाक़या सामने रखें कि जिसने वो साजिश में शरीक और अल-कादिर ट्रस्ट, वो साजिश, हाँ अल-कादिर ट्रस्ट में मैंने कहा कि अप्रूवर के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका अपना इन्वॉल्वमेंट। मैं मतलब आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब एक फिक्र आप कह दूँ आप ही के लिए। मतलब असल मेरे ख्याल ये है, और ये सिर्फ आपसे रहनुमाई भी चाहिए, मेरा ख्याल है सिर्फ अप्रूवल नहीं होता। मसलन अगर आप खुदा न खासा मेरे आपके रिलेशन है या अतर है, उसके ऊपर बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि मैं डिपेंडेंट हूँ या इतने रिलेशन है, तो ये जो बिट्रेयल होता है ना, और जो आपका इमोशनल ब्रेक डाउन होता है ना, ये भी बड़ा मैटर करता है। खाली ये नहीं होता कि उसने आपके खिलाफ वही वो भुट्टो साहब वाला केस के जी मसूद महमूद होगा और थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं जरा अगर आप इजाजत हो जाते हो। ठीक, मैं जरा अतर कमेंट ले लूं। अतर देखें, ये जो वादा माफ गवाह की अभी मजहरबाज साहब भी बात कर रहे हैं, तो आपको वैसे हैरत नहीं हुई कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इतने कमजोर साबित हुए कि जरा से दबाव पे ये वादा माफ गवाह बनने को तैयार फिर रहे हैं इस वक्त में। अब देखें ना, नून लीग तो बड़ी मिसालें देती है, फिर फवाद हसन फवाद की, आहद चीमा की मिसाल वो देते हैं कि वो कैद में भी रहे, वादा माफ गवाह भी नहीं बने और उसके बाद वहीं कैद में रिटायर भी हो गए। देखिए, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी आप मिसालें दे सकते हैं, पर वादा माफ गवाह उनके खिलाफ कौन बन रहा है? क्या फवाद हसन फवाद 1 महीने के लिए गायब हो गए थे, या फिर वो लीगल सिस्टम के सवाल है कहाँ गायब हो गए थे फिर अचानक सामने आ गए? यही मैं कह रहा हूँ ना, आजम खान साहब गायब हुए ना, फवाद हसन फवाद तो कभी गायब नहीं हुए। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गायब हो गया हो, जो उनके करीब हो और एकदम से अचानक सामने आए और पता चले कि वादा माफ वो गवाह बन गए। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। बाकी बात यह है कि जहाँ तक वादा माफ गवाह की बात है, पहले आप मुलजिम को तो पकड़ लें। आप कह रहे हैं कि जी वो फर्क होगी, जो मोहतरमा है उनको लेके आना है, पता नहीं किधर है वो, वहां से उनको वादा माफ गवाह बना के लाना है। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, इस तरह की खबरें दी जा रही। पर मुलजिम तो ग्राउंड पे है ना, पहले आप मुलजिम को तो पकड़े ना, गवाह तो आप बाद में लेके आएंगे। कोई केस तो बताए ना, कोई एक अकाउंट तो हमसे शो कर देना कि ये अकाउंट है पापड़ वाले का, ये अकाउंट है जनाब किसी और का, या चपड़ासी का के नौकर का, उसके अंदर इतने पैसे आए, वो दिखा तो दें हमें। वो तो है नहीं है। मुलजिम तो ग्राउंड पे मौजूद है, मुलजिम क्यों आप पकड़ नहीं रहे? वादा गवाह की बातें हो रही है, क्यों हो रही हैं? इसलिए कि ये सियासी केस है, ये सियासी बयानियां है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इनके पास कुछ होता तो 15 महीने के बाद ये सूरत हाल होती। का केस भी सियासी है, तोशा खाना भी सियासी है, अल-कादिर ट्रस्ट भी सियासी है, सारे केसेस सियासी हैं। एब्सोल्युटली सारे केसेस सियासी हैं। जिस तरह दीगर जो हमारे सियासतदान हैं उनके ऊपर भी माजी में बनते रहे। आप मुझे बता दें, अल-कादिर ट्रस्ट जो है, हुकूमत क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को लिख रही कि जनाब पैसे दूसरे अकाउंट में डालें? 24 घंटे के अंदर काबीना का इजलास बुला के वो जो NCA की डील हुई है एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, मलिक रियाज साहब के साथ, जिनका हुकूमत वाले नाम भी नहीं लेते मलिक साहब का, उस डील को कैंसिल करें। और ये काबीना का इख्तियार है। कह रहे हैं ना कि हसन नवाज और जो मलिक रियाज है उनके दरमियान जो डील हुई थी पहले, उसको उनको वही ना, ये वो सारी चीजें जो एग्जीक्यूटिव सतह पे हो सकती हैं। मीडिया के ऊपर ये बड़ी बात हो रही है, बल्कि सुनाई की शर्तें लग रही है कि चेयरमैन PTI किस केस में पहले अंदर जाते हैं, साइफर में, तोशा खाना में, इलेक्शन कमीशन वाले में, या अल-कादिर ट्रस्ट केस में? आपको क्या लगता है किस केस में पहले अंदर जाएंगे? जिसमें इनकी मर्जी होगी, अक्कड़ बक्कड़ बमे वो इस वाले में,
ये कौन सा कानूनी मेरिट पे होना है सिलेक्ट? ये तो उन्होंने अकड़ बकड़ बॉम्बे को वो करना है, पर्ची डालनी है, उसमें कर देना। ये कानून के मुताबिक तो नहीं हो रहा ना। बाकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर कोई इल्जामात हैं, आइन और कानून से वो मावरा नहीं है, उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है, कहीं पे आपको इंसाफ नजर आ रहा है कि एक शख्स एक तरफ है, पूरा निजाम आपने एक तरफ किया हुआ है, सब उसको दबा रहे हैं कि जनाब ये गद्दार भी है, ये भी है। ऐसे तो कभी भी हमने नहीं देखा कि सारी सियासी जमातें मिलके मियां साहब को अगर आउट किया गया तो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगता था। यहाँ पे तो आपकी सारी मशीनरी एक बंदे के खिलाफ मिली। देख लिया ना आपने। आतिर काज़मी, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।